पिछली क्लास में 45 क्वेश्चन तक हो गए थे और 46 से आज से स्टार्ट करते हैं। ये 46 नंबर क्वेश्चन है। राइस ब्रान से FFA विचरण की मात्रा को कम करने के लिए इसका भंडारण निम्न डैश प्रकार करना चाहिए। ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, नमी, उपरोक्त ABC सही। राइस ब्रान को FFA विचरण की मात्रा को कम करने के लिए इसका भंडारण निम्न डैश पर करना चाहिए। उपरोक्त तीनों है, ABC तीनों। डिटेल देख लेते थोड़े इनकी। राइस ब्रान चावल की भूसी में मुक्त वसा अम्ल फ्री फैटी एसिड का बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से लाइपेज नामक एंजाइम के कारण होती है। इस प्रक्रिया को धीमा और FFA की मात्रा को कम रखने के लिए भंडारण की स्थितियों पर नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। तापमान। उच्च तापमान एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाता है जिससे FFA तेजी से बढ़ने लगता है। कम तापमान पर भंडारण करने से इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। आर्द्रता और नमी, ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर। राइस ब्रान में नमी की अधिक मात्रा आमतौर पर 14% से अधिक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और हाइड्रोलाइटिक रेसिडिटी FFA का बनना को बढ़ावा देती है। कम आर्द्रता वाले वातावरण में भंडारण से भूसी शुष्क रहती है और खराब नहीं होती। राइस ब्रान को सुरक्षित और FFA के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कम तापमान, कम आर्द्रता और कम नमी वाले वातावरण में भंडारण करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय शाकाहारी भोजन में दालें पोषक तत्व की मुख्य स्रोत है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, रेशे। प्रोटीन इसका सही आंसर है। प्रोटीन का भंडार दालें शाकाहारी आहार में प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक स्रोत मानी जाती है। जहाँ मांसाहारी भोजन में प्रोटीन मांस और अंडों से मिलता है, वहीं भारतीयों के लिए दालें गरीबों के मांस के रूप में जानी जाती है क्योंकि ये सस्ती और प्रोटीन से भरपूर होती है। मांसपेशियों का निर्माण। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और मांसपेशियों के विकास के लिए अनिवार्य है। अन्य पोषक तत्व। हालांकि दालों में कार्बोहाइड्रेट्स और रेशे फाइबर भी अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन इनकी मुख्य पहचान प्रोटीन के उच्च स्तर के कारण ही है। दैनिक आहार। भारतीय भोजन में दाल चावल या दाल रोटी का संयोजन एक प्रोटीन बनाता है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड मिल जाते हैं। संक्षेप में, भारतीय शाकाहारी थाली में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए दालें सबसे प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। अनाज के दानों को ऊर्ध्वाधर उठाने के लिए प्रयुक्त उपकरण। अनाज के दानों को ऊर्ध्वाधर उठाने के लिए प्रयुक्त उपकरण। क्षैतिज स्क्रू वाहक, बेल्ट वाहक, बाल्टी वाहक, वायवीय वाहक। सही आंसर है इसका बाल्टी उत्थापक। सी आंसर इसका सही है। बकेट एलिवेटर। यहाँ प्रत्येक विकल्प की संक्षिप्त व्याख्या दी गई है। बाल्टी उत्तापक या बकेट एलिवेटर, इसका उपयोग मुख्य रूप से अनाज जैसे भारी या ढीले पदार्थों को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल यानी ऊपर की दिशा में ले जाने के लिए किया जाता है। इसमें एक बेल्ट या चैन पर कई छोटी बाल्टियाँ लगी होती है जो अनाज को नीचे से भरकर ऊपर ले जाती है। हॉरिजॉन्टल स्क्रू कन्वेयर।
जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये अनाज को क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल दिशा में यानी एक ही स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। बेल्ट वाहक या बेल्ट कन्वेयर, इसका उपयोग भी ज़्यादातर अनाज को लंबी दूरी तक क्षैतिज या थोड़े ढलान पर ले जाने के लिए किया जाता है। वायवीय वाहक न्यूमैटिक कन्वेयर, इसमें हवा के दबाव का उपयोग करके अनाज को पाइपों के माध्यम से भेजा जाता है, लेकिन सीधे ऊर्ध्वाधर उठाने के लिए बाल्टी उत्थापक सबसे कुशल माना जाता है। एक HTST पाश्चराइज़र में दूध को निम्नलिखित में से किस तापमान पर गर्म किया जाता है? एक HTST पाश्चराइज़र में दूध के निम्न किस तापमान पर गर्म किया जाता है? चलो ऑप्शन देखते हैं, सही आंसर देखते हैं क्या है इसका। C 71। चलो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। HTST का पूरा नाम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, उच्च तापमान अल्प समय दूध के पाश्चुरीकरण की यह सबसे सामान्य विधि है। तापमान और समय इस प्रक्रिया में दूध को कम से कम 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड या आपके विकल्पों के अनुसार 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। अवधि, इस तापमान पर दूध को केवल 15 से 20 सेकंड के लिए रखा जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य दूध में मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीवों जैसे बैक्टीरिया को नष्ट करना ताकि दूध सुरक्षित रहे और जल्दी खराब ना हो। अन्य जानकारी, एक और विधि LTLT लो टेम्परेचर लो टाइम होती है। इसमें दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जबकि HTST के बारे में पूछा गया है, इसलिए 71 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे सटीक विकल्प है। लो टेम्परेचर लो टाइम मतलब 30 मिनट कम टेम्परेचर पे टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है और अधिक टेम्परेचर पे टाइम कम हो रहा है। जैनसन का सूत्र किस संरचना में दाब ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है? जैनसन का सूत्र बांध, गहरी घानी, छिछली घानी, किसी भी प्रकार की घानी। जैनसन का सूत्र, चलो राइट आंसर देखते हैं इसका क्या है। बी गहरी घानी, डीप साइलो। जैनसन का सूत्र जो है गहरी घानी। गहरी घानी जैनसन का सूत्र मुख्य रूप से गहरे घानी डीप साइलो या गहरे बर्तनों में भरे हुए अनाज या अन्य दानेदार पदार्थों द्वारा दीवारों और तल पर डाले जाने वाले दाब की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब किसी भंडारण संरचना जैसे साइलो की गहराई उसकी चौड़ाई या व्यास की तुलना में बहुत अधिक होती है तो उसे गहरी घानी कहा जाता है। सूत्र का महत्व, जैनसन ने यह सिद्ध किया कि गहरी घानी में गहराई बढ़ने के साथ दाब रैखिक रूप से नहीं बढ़ता जैसे कि तरल पदार्थों में होता है, बल्कि एक निश्चित गहराई के बाद यह लगभग स्थिर हो जाता है। इसका मुख्य कारण अनाज और दीवारों के बीच होने वाला घर्षण फ्रिक्शन है। छिछली घानी शैलो बिन, छिछली घानी के लिए आमतौर पर रैंकिन या कूलम के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। प्याज के सुरक्षित भंडारण हेतु आदर्श सापेक्षित आर्द्रता % होती है। प्याज के सुरक्षित भंडारण के लिए आदर्श सापेक्षित आर्द्रता %, इसका भी सही ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या है इसका। 60 से 65, 60 से 65 है इसका। डी आंसर सही है।
प्याज के भंडारण के लिए 60 से 65% की आर्द्रता सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यदि आर्द्रता इससे अधिक 70% से ऊपर होती है तो प्याज में जड़ें निकलने लगती है और सड़ने की समस्या बढ़ जाती है। कोल्ड स्टोरेज के पर्पज से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। हवा का संचार, प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडारण स्थान पर हवा का उचित संचार होना अनिवार्य है ताकि नमी जमा न हो सके। अमोनिया रेफ्रिजरेंट का क्वथनांक, ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड, 11 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड अमोनिया रेफ्रिजरेंट का क्वथनांक। -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग क्वथनांक, फ्रीजिंग पॉइंट इतना है इसका। डिस्टोनर अंतर आधार पर कार्य करता है। डिस्टोनर अंतर आधार पर कार्य करता है। डिस्टोनर अंतर अपेक्षित गुरुत्व। डिस्टोनर अंतर क्या होता है? अपेक्षित गुरुत्व दे रखा है इसका, सी आंसर सी। चलो देखते हैं क्या होता है डिस्टोनर अंतर। डिस्टोनर यह एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग दालों, अनाज दालों या बीजों से भारी अशुद्धि जैसे पत्थर, कंकड़, कांच के टुकड़े या धातु को अलग करने के लिए किया जाता है। कार्य करने का सिद्धांत, डिस्टोनर अपेक्षित गुरुत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह अनाज और पत्थरों के बीच घनत्व डेंसिटी के अंतर का उपयोग करता है। प्रक्रिया, मशीन में हवा के दबाव और वाइब्रेशन कंपन का उपयोग किया जाता है जिससे हल्का अनाज हवा में तैरने लगता है और भारी पत्थर नीचे सतह पर रहकर अलग हो जाते हैं। दूध को पाश्चराइजेशन के पश्चात अविलंब ठंडा किया जाता है। अविलंब ठंडा किया जाता है कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 या 15 या 10। सही आंसर है इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड या नीचे। ये इस तरह के क्वेश्चन या पाश्चराइजेशन वगैरह ये जो है यही में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। 10 डिग्री सेंटीग्रेड या नीचे इसका सही आंसर। पाश्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसमें मौजूद हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया मर जाएं। इसके तुरंत बाद दूध को ठंडा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रक्रिया, दूध को आमतौर पर 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो 30 मिनट के लिए करेंगे। LT लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो 15 सेकंड के तक गर्म करेंगे बस। ST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठंडा करना, गर्म करने के तुरंत बाद सूक्ष्म जीवों के पुनरुत्थान को रोकने के लिए दूध को 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम आदर्श रूप में 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तेज़ी से ठंडा किया जाता है। महत्व, यदि दूध को ठंडा नहीं किया गया तो बचे हुए बीजाणु दोबारा सक्रिय हो सकते हैं जिससे दूध जल्दी खराब हो सकता है। डीप बेड शुष्कता की पहचान। डीप बेड ये सुखाने की प्रक्रिया है। इसमें जो है बेड जो है अधिक थिकनेस में बनाया जाता है। 1.5 से 3 मीटर की थिकनेस में बनाया जाता है। एक समान शुष्कता दर
डीप बेड सुसुप्ता की पहचान। अच्छा, परिवेश के तापक्रम पर सुसुप्ता। विभिन्न सतहों में नमी एवं ताप का महत्वपूर्ण ढाल। वायु प्रवाह की दर प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक। विभिन्न सतहों में नमी एवं तापमान का महत्वपूर्ण ढाल। चलो इसका ऑप्शन देखते, आंसर देखते हैं। डीप बेड सुसुप्ता की पहचान कैसे होती है? सी, डीप बेड। सी दिया गया है इसमें। सी, विभिन्न सतहों में नमी एवं ताप का महत्वपूर्ण ढाल। डीप बेड सुसुप्ता। डीप बेड ड्राइंग में अनाज या सामग्री की एक मोटी परत, आमतौर पर 20 सेंटीमीटर से अधिक का उपयोग किया जाता है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि इसमें सुखाने की प्रक्रिया पूरी परत में एक समान नहीं होती। नमी और ताप का ढाल। गर्म हवा नीचे से ऊपर की ओर तेज़ी से जाती है, नीचे से ऊपर की ओर तेज़ी से जाती है। इससे नीचे की परत जल्दी सूख जाती है और गर्म हो जाती है, जबकि ऊपर की परत तब तक गीली और ठंडी रहती है जब तक सुसुप्ता मोर्चा ड्राइंग फ्रंट वहां तक नहीं पहुंच जाता। इस कारण से अलग अलग स्तरों लेयर्स पर नमी की मात्रा और तापमान में बहुत अधिक अंतर या ढाल पाया जाता है। ढाल ग्रेडियंट। एक समान सुसुप्ता दर वाली पतली परत थिन बेड वाली सुसुप्ता की विशेषता है, ना कि डीप बेड की। फल एवं सब्जियों की कटाई और तुड़ाई दिन में करने का उपयुक्त समय कौन सा है? सुबह का है। सुबह का इसका सही आंसर है। चलो पढ़ लेते हैं सुबह का भी क्यों है। नमी और ताजगी। सुबह के समय तापमान कम होता है, जिससे फल और सब्जियों में नमी टर्जिडिटी बनी रहती है। इससे वे अधिक ताज़ा और आकर्षक दिखते हैं। श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट। दोपहर की तेज़ धूप और गर्मी में फल सब्जियों के श्वसन दर बढ़ जाती है, जिससे वे जल्दी मुरझाने लगते हैं। सुबह तुड़ाई करने से उनकी सेल्फ लाइफ भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। फील्ड हीट। दोपहर में तुड़ाई करने पर उत्पादों में फील्ड हीट अधिक होती है, जिसे निकालने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है। सुबह के समय उत्पाद प्राकृतिक रूप से ठंडे होते हैं। प्रो टिप दी है। व्यावसायिक खेती में अक्सर यह सलाह दी जाती है कि ओस सूखने के तुरंत बाद, लेकिन धूप तेज होने से पहले तुड़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। सब्जी ब्लांचिंग के लिए सबसे उचित तरीका। सब्जी की ब्लांचिंग के लिए गर्म पानी, गर्म हवा, भाप, माइक्रोवेव। ब्लांचिंग तो गर्म पानी से की जाती है सब्जियों की। उचित तरीका भी वही है। गर्म पानी से। सब्जी ब्लांचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब्जियों को बहुत कम समय के लिए उबलते हुए पानी या भाप में डाला जाता है और फिर तुरंत ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। गर्म पानी वाटर ब्लांचिंग यह ब्लांचिंग का सबसे आम और प्रभावी तरीका है। इसमें सब्जियों को उबलते पानी में डुबोया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सब्जी के हर हिस्से तक समान रूप से गर्मी पहुँचे। उद्देश्य सब्जियों में मौजूद एंजाइमों को निष्क्रिय करना, जिससे उनका रंग, स्वाद और पोषक तत्व लंबे समय तक सुरक्षित रहे। सब्जियों की सतह में गंदगी और सूक्ष्मजीवों को हटाना, सब्जियों को नरम करना ताकि उन्हें पैक करना या फ्रीज करना आसान हो। हालांकि भाप का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन घरेलू और व्यावसायिक स्तर पर गर्म पानी को। देश के किस भाग में कोठार किस्म की संरचना का उपयोग किया जाता है? कोठार जो किया जाता है उत्तरी भारत में किया जाता है। कोठार का कोठार एक पारंपरिक अनाज भंडारण
संरचना है जिसका उपयोग मुख्य रूप से भारत के उत्तरी भाग में किया जाता है। कोठार के बारे में मुख्य जानकारी। उपयोग, इसका उपयोग धान, मक्का, ज्वार, गेहूं और जौ जैसे अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। संरचना, यह लकड़ी का बना एक बॉक्स जैसा ढांचा होता है जिससे खंभों के सहारे जमीन से थोड़ा ऊपर लगभग 1.5 मीटर उठाकर बनाया जाता है। विशेषता, इसकी भंडारण क्षमता लगभग 9 से 35 टन के बीच होती है। इसकी छत ढलवा टिल्टेड होती है जिससे तख्तों या धातु की चादरों से बनाया जाता है ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल सके। अनाज को चूहों से बचाने के लिए इसमें खंभों पर विशेष प्रकार की सुरक्षा उपकरण लगाए जाते हैं। एयर टाइट अनाज भंडारण में कीड़े मारने के लिए ऑक्सीजन का प्रतिशत घटकर होना चाहिए। एयर टाइट अनाज भंडारण में कीड़े मारने के लिए 2% से नीचे होना चाहिए। ये कितना 2% है, कितना 2%। ऑक्सीजन का स्तर अध्ययनों के अनुसार जब ऑक्सीजन का स्तर घटकर 2% या उससे कम हो जाता है तो अधिकांश अनाज कीट जीवित नहीं रह पाते और मर जाते हैं। 5% या उससे कम इस स्तर पर कीट खाना और प्रजनन करना बंद कर देते हैं। 2 या उससे कम यह स्तर कीटों को पूरी तरह खत्म करने के लिए आदर्श माना जाता है। प्रक्रिया देखते हैं। भंडारण के दौरान अनाज के भीतर मौजूद जीवित कीट और स्वयं अनाज श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एयर टाइट अनाज भंडारण, जिसे हर्मेटिक स्टोरेज भी कहा जाता है, कीट नियंत्रण का एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। इस विधि में अनाज को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है जिससे बाहरी हवा अंदर नहीं जा पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक सामग्री के लिए EMC और RH के बीच संबंध दिया जाता है। EMC और RH के बीच हडसन द्वारा, रैंकिन द्वारा, जॉनसन द्वारा, पेरी द्वारा। इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। ए, हडसन द्वारा। EMC इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इन दोनों के बीच जो हैंडरसन द्वारा दिया गया है, हैंडरसन समीकरण। ये हैंडरसन समीकरण दे रखी है। 1 - RH e⁻⁻KT m⁻n। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश का प्रयोग भंडारण से अनाज की उष्मा को निकालने के लिए किया जाता है। अनाज की उष्मा को निकालने के लिए धूमन, संघनन, वातन, वृक्षारोपण। एरेशन क्या होता है? वातन। सही आंसर देखते हैं इसका, सी, वातन, एरेशन। एरेशन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनाज के ढेर के माध्यम से नियंत्रित तरीके से हवा, प्राय बाहर की ठंडी हवा गुजारी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अनाज के तापमान को कम करना और नमी के जमाव, मॉइस्चर मिग्रेशन को रोकना। इससे अनाज में कीड़े और फफूंद लगने का खतरा कम हो जाता है। धूमन, फ्यूमिगेशन, यह कीड़े को मारने के लिए गैस धुमाव का उपयोग करने की विधि है। यह गर्मी निकालने के काम नहीं आती। कंडेंसेशन, यह गैस के तरल में बदलने की प्रक्रिया है। गैस के तरल में बदलने की प्रक्रिया है। भंडारण में यह तकनीक यह हानिकारक हो सकता है क्योंकि इससे नमी बढ़ती है। वृक्षारोपण, एफोरेस्टेशन, यह पेड़ लगाने की प्रक्रिया है जिसका अनाज भंडारण से कोई सीधा संबंध नहीं है। दुग्ध चूर्ण की हैंडलिंग हेतु किसका उपयोग किया जाता है? पट्टे वाला वाहक, पेंच वाहक, सिकड़ी वाहक। दुग्ध चूर्ण की हैंडलिंग हेतु किसका उपयोग किया जाता है? दुग्ध चूर्ण, दुग्ध पाउडर की बात कर रहा है, मिल्क पाउडर जो होता है। पट्टे वाला वाहक या स्क्रू, सिकड़ी, इनमें से कोई नहीं।
पेच होगा, पेचवाक होगा। चलो देखते हैं सही आंसर क्या है इसका, सी का पेचवाक। स्क्रू कन्वेयर है। पेचवाक स्क्रू कन्वेयर डेयरी उद्योगों में मिल्क पाउडर जैसे महीन और पाउडर वाले पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मुख्य रूप से स्क्रू कन्वेयर का उपयोग किया जाता है। यह पाउडर को पूरी तरह से ढक कर ले जाता है जिससे धूल नहीं उड़ती और सफाई बनी रहती है। पट्टी वाला हुआ बेल्ट कन्वेयर, इसका उपयोग आमतौर पर पैक किए गए सामान या थोक सामग्री के लिए किया जाता है, लेकिन बारीक पाउडर के लिए यह कम उपयुक्त होता है। चेन कन्वेयर, यह भी सामान बोतलों को ले जाने के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। 1 वर्ष से अधिक सेब के भंडारण हेतु वांछनीय तापमान। भंडारण 64 का देखते हैं क्या है। 64 का 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सेब का जो है कम ही टेम्परेचर पे किया जाता है। 1 वर्ष से अधिक के लिए -1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री के बीच रखा जाता है। सेब को ताज़ा रखने और उन्हें सूखने से बचाने के लिए भंडारण गृह में 90 से 95% सापेक्ष आर्द्रता बनाए रखना आवश्यक है। भंडारण की अवधि इस तापमान सीमा पर सेब की श्वसन रेस्पिरेशन धीमी हो जाती है, जिससे वे 6 महीने से लेकर 1 साल तक खराब नहीं होते। सावधानी, यदि तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो सेब जम सकते हैं और उनकी कोशिकाएं नष्ट हो सकती है, जिससे वे खाने योग्य नहीं रहते। 100 किलो स्वच्छ पुष्ट धान से 100 किलो 1 क्विंटल धान से कितना ब्रान मिलेगा? 1 क्विंटल धान से कितना ब्रान मिलेगा? 10, 8, 6, 4। 6 किलोग्राम ब्रान मिलना चाहिए। बाकी ऑप्शन देखते हैं। 65 का सी सही है। धान पेटी के मिलिंग या कुटाई के दौरान हमें मुख्य उत्पाद के रूप में चावल, बाय प्रोडक्ट्स के रूप में भूसी, हस्क और ब्रान प्राप्त होते हैं। धान का संगठन सामान्यतः 100 किलो धान से लगभग 67 से 70 किलो चावल और 20 से 22 किलो भूसी और 5 से 8 किलोग्राम ब्रान प्राप्त होता है। 5 से 8 किलोग्राम ब्रान प्राप्त होता है 1 क्विंटल। सौ किलो धान से 5 से 8 किलो ब्रान होता है और भूसी जो होती है 20 से 22 किलोग्राम। औसत मात्रा कृषि मानकों और सरकारी आंकड़ों जैसे एक ज्ञानकोश और अन्य कृषि अध्ययनों के अनुसार 100 किलोग्राम धान से औसतन 6 किलोग्राम या 5 से 8 किलोग्राम के बीच ब्रान प्राप्त होता है। ब्रान जो है चावल की वह ऊपरी परत है जो पॉलिशिंग के दौरान निकलती है और इसमें तेल की मात्रा अधिक होती है, जिसका उपयोग राइस ब्रान ऑयल बनाने में किया जाता है। शीत प्रतिक्रिया को भी कहते हैं। शीत प्रतिक्रिया को भी पूर्व शीतलन, हिमीकरण, शीत संग्रह, अति सूक्ष्म निस्यंदन। 66 का आंसर देखते हैं क्या है। शीत प्रक्रिया यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या वातावरण से ऊष्मा, हीट को बाहर निकाला जाता है ताकि उसका तापमान कम हो सके। कौन सी है? पूर्व शीतलन, हिमीकरण, शीत संग्रह, अति सूक्ष्म निस्यंदन। प्री कूलिंग खाद्य विज्ञान और संरक्षण में कटाई के तुरंत बाद उत्पादों की गर्मी को जल्दी से निकालने की प्रक्रिया को पूर्व शीतलन कहा जाता है। प्री कूलिंग को बोलते हैं। प्री कूलिंग को शीत प्रक्रिया को भी कहते हैं, प्री कूलिंग को बोलते हैं।
खाद्य विज्ञान और संरक्षण प्रिजर्वेशन में कटाई के तुरंत बाद उत्पादों को गर्मी को जल्दी से निकालने की प्रक्रिया को पूर्व शीतलन कहा जाता है। इससे अक्सर व्यापक रूप से शीत प्रक्रिया के एक प्राथमिक चरण के रूप में देखा जाता है। हिमीकरण फ्रीजिंग, यह तरल को ठोस में बदलने की प्रक्रिया है, जैसे पानी से बर्फ बनना। यह शीतलन का एक चरम स्तर है। शीत संग्रह, कोल्ड स्टोरेज, यह ठंडी जगह पर वस्तु को रखने या स्टोर करने की एक सुविधा है, न कि स्वयं कोई प्रक्रिया। ऊष्मागतिकी गुण है। ये ट्रेन जा रही, ट्रेन का साउंड आएगा। ऊष्मागतिकी गुण है। पथकार्य, बिंदु कार्य। ऊष्मागतिकी गुण है। पथकार्य, देखते हैं पथकार्य क्या होता है। ऊष्मागति के गुणों और कार्यों को उनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पथ फलन, पाथ फंक्शन, ये वे राशियाँ जिनका मान इस बात पर निर्भर करता है कि प्रणाली एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक किस रास्ते से पहुंचती है। कार्य, ऊष्मा हीट दोनों ही पथ फलन है, इसलिए इन्हें पथ कार्य कहा जा सकता है, क्योंकि इनका मान अपनाए गए रास्ते के साथ बदल जाता है। बिंदु फलन या अवस्था फलन, ये वे गुण हैं जो केवल प्रणाली वर्तमान स्थिति बिंदु पर निर्भर करते हैं, न कि इस बात पर कि वह स्थिति कैसे प्राप्त की गई। तापमान T, द P दे रखा, आयतन V हो गया, ऊर्जा U, एंट्रोपी S। ऊष्मा प्रवेशिकी नाम के शून्य विधि। ऊष्मा प्रवेशिकी नाम के शून्य विधि द्रव्यमान एवं ऊर्जा के रूपांतरण से संबंधित, प्रतिक्रिया की प्रवणता से और अपरिवर्तनीयता से संबंधित, बताता है कि यदि दो प्रणाली दोनों एक तीसरी प्रणाली के साथ संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ थर्मल संतुलन में हैं, गर्मी इंजन के साथ संबंधित है। चलो इसका सी है। से बताता है कि यदि दो प्रणाली दोनों एक तीसरी प्रणाली के साथ संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ थर्मल संतुलन में है। ये इतना कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, आएगा तो पढ़ लेना फिर भी। पर इसका पहला नियम ऊष्मा और कार्य, ऊष्मा काम प्रणाली। अच्छा, ये ऊष्मा प्रवेशिकी के नियम दे रखे हैं, पूछ लेता है। इनका पहला नियम किस संबंध को प्रस्तुत करता है? ऊष्मा को करता है, ऊष्मा और कार्य को। ऊर्जा संरक्षण का नियम, सुबह का पहला नियम तो यही है कि ऊष्मा न तो नष्ट की जा सकती, ना ही उत्पन्न की जा सकती, बस इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदला जा सकता है। इसका पहला ही है, ऊष्मा और कार्य। ऊष्मा और कार्य परस्पर परिवर्तनीय है, यह कथन कहलाता है। थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम, थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम। ऊष्मा और कार्य परस्पर परिवर्तनीय है। ऊष्मा और कार्य परस्पर परिवर्तनीय है, यह कथन क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम या जोल्स का नियम। देख लेते हैं। भी थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम ही है, ये वही है, घूम फिर के दे रखा है। ऊष्मा न तो नष्ट की जाती है, न ही उत्पन्न की जाती है, इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। पहले जो ऑप्शन दिया था वही अब इसका वो पूछ लिया।
कौन से का नियम है? डीजल इंजन में होता है, कार्बोरेटर होता है, इंजेक्टर होता है, दोनों होते हैं, उसमें से कोई नहीं। डीजल इंजन में जो होता है इंजेक्टर होता है, कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है, इंजेक्टर डीजल में होता है। कार्बोरेटर जो है पेट्रोल और एयर का मिश्रण, पेट्रोल प्लस एयर को मिक्स करता है। इंजेक्टर जो है डीजल पहुंचाता है सिलेंडर में, पिस्टन के ऊपर सिलेंडर में पहुंचाता है। इंजेक्टर डीजल इंजन में ईंधन डीजल को बहुत अधिक दबाव के साथ दहन कक्ष कंबक्शन चैम्बर में फुहार के रूप में छिड़कने के लिए इंजेक्टर का उपयोग किया जाता है। डीजल इंजन में केवल हवा को संकुचित किया जाता है, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है और फिर इंजेक्टर द्वारा छिड़के गए डीजल में स्वतः आग लग जाती है। कार्बोरेटर यह मुख्य रूप से पेट्रोल इंजन में पाया जाता है। इसका मुख्य हवा और पेट्रोल का सही मिश्रण तैयार करके इंजन के सिलेंडर में भेजना होता है। आधुनिक पेट्रोल इंजनों में अब इसकी जगह फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ने ले ली है, लेकिन पारंपरिक रूप से यह पेट्रोल इंजन का हिस्सा है। 1 हॉर्स पावर, ये तो इजी क्वेश्चन है। 746 वाट, 45.6 के आसपास वाट होता है। इसे सीधा 746 पढ़ लेते हैं। हाँ, 745.7। डीजल इंजन की ऊष्मा क्षमता परिवर्तित होती है। डीजल इंजन की ऊष्मा क्षमता परिवर्तित होती है। 32 से 38 या 24 से 30 तक है नहीं, 25 से 32 सही लग रहा है मुझे। 73 का देखते हैं क्या है। 32 से 38, 32 से 38 इसका सही आंसर दे रखा है। व्यावहारिक डीजल की तापीय दक्षता 30 से 40 के बीच होती है, पेट्रोल की 25 से 30। ओके। डीजल ट्रैक्टर कूलिंग सिस्टम का थर्मोस्टेट पूर्णतः खुलता है कब? 68 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 88 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है, हो सकता है जहाँ तक है। सी लग रहा है इसका। 74 का देखते हैं क्या है। 88 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड या इतने टेम्परेचर पे जाके खुलता है थर्मोस्टेट वाला। 88 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मोस्टेट वाल्व आमतौर पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 के आसपास खुलना शुरू हो जाता है। इतने पे तो ये खुलना शुरू हो गया और पूर्णतः 88 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पूरी तरह खुल जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ये। संबंधित जानकारी, यदि थर्मोस्टेट समय पर नहीं खुलता तो इंजन बहुत अधिक गर्म ओवरहीट हो सकता है। यदि यह हमेशा खुला रहेगा तो इंजन में फिर हीट नहीं बन पाएगी और डीजल का भी नुकसान ज़्यादा खपत होगी। खेत में काम करने के लिए ट्रैक्टर के पिछले पहियों में संतुलित हवा का दबाव होता है। खेत में जो काम करने के लिए ट्रैक्टर के पिछले पहियों में संतुलित हवा का दबाव होता है।
उसका जो होता है उसका जो होता है 0.8 किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कितना होता है 0.8 से 1.2 होता है जहाँ तक है सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब रोड पर चलता है तो 1.5 से 2.5 तक हो जाता है। जब रोड पर ट्रैक्टर चलेगा जब रोड पर चलता है ट्रैक्टर ऑन रोड तो जब हो जाता है 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले पहिए में थोड़ा ज़्यादा होता है इससे, इसमें 0.8 था 0.8 था तो उसमें जहाँ तक है 1 से 1.5 के किलोग्राम पर सेंटीमीटर के हिसाब के आसपास रहता है, मगर यहाँ किलोग्राम में दे रखा है किलो पास्कल। अब यहाँ जो वो है कॉपी पेन का यूज़ करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पास्कल की जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो खेत में काम करने के लिए ट्रैक्टर के पिछले पहियों में संस्तुक हवा का दबाव होता है कितना। 75 वाला का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 90 किलो पास्कल है। आमतौर पर खेत में जुताई या भारी काम के दौरान पिछले टायरों के लिए 80 से 120 किलो पास्कल खेत में जुताई या भारी काम के दौरान पिछले टायरों के लिए 80 से 120 किलो पास्कल लगभग 12 से 17 psi का दबाव सही माना जाता है। 90 का महत्व 90 किलो पास्कल का महत्व इस आदर्श सीमा के भीतर आता है। कम दबाव से टायर का ज़मीन के साथ संपर्क क्षेत्र कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है, जिससे ट्रैक्टर फिसलता कम है और डीजल की बचत होती है। सड़क बनाम खेत 140 से 150 किलो पास्कल कर दिया जाता है ताकि टायर कम घिसे और खेत के लिए हमेशा कम दबाव की सलाह दी जाती है। अब ये बैटरी को रिचार्ज करना चाहिए जब उसके इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व स्तर निम्न में से कम हो जाता है। कितने से कम हो जाता है 1.28। अगर इससे कम हो जाता है तो हमें चार्ज करना चाहिए। चलो बैटरी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। लेड एसिड बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज की स्थिति इसके इलेक्ट्रोलाइट तनु सल्फ्यूरिक एसिड के विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापकर जानी जाती है। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। पूर्ण चार्ज 1.26 से 1.28 जो पूर्ण चार्ज के हो गया। अर्ध चार्ज इतनी हो जाएगी, अर्ध चार्ज हो गई 1.2 से 1.215 ये अर्ध चार्ज हो गई। और डिस्चार्ज 1.15 से कम है तो डिस्चार्ज है। यदि डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी को लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, अगर बैटरी को लंबे समय तक छोड़ देंगे तो प्लेटों पर सल्फेशन जम सकता है, जिससे बैटरी खराब हो सकती है। अध्ययन इंजन में टर्बो चार्जर चालित होता है। वायु पर प्रवेशित वायु से निष्कासित गैस से
इंजन की फ्लाईव्हील से, गैसोलीन से। अंत दहन इंजन में टर्बोचार्जर चालित होता है किससे? निष्कासित गैस से। यह कैसे काम करता है? जब इंजन काम करता है तो उसमें से गर्म निकास गैस या एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है। टर्बोचार्जर इन गैसों की ऊर्जा का उपयोग करके एक टरबाइन को घुमाता है। यह टरबाइन एक कंप्रेसर से जुड़ा होता है जो बाहर की ताज़ी हवा को खींचकर उसे संपीड़ित कंप्रेस करता है और इंजन के दहन कक्ष या कंबशन चैम्बर में भेजता है। अधिक हवा का मतलब है अधिक ऑक्सीजन, जिससे अधिक ईंधन जल पाता है और ईंधन को बिना उसका आकार बढ़ाए अधिक शक्ति मिलती है। यदि यह सुपरचार्जर होता है पंप में तेल का दबाव बदलता है। यूपी ट्रिपल एस सी में आने लायक क्वेश्चन है ये, जितने भी है ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये पंप में तेल का दबाव बदलता है कितना? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 50 से 100। इसका जो है 100 से 150 होना चाहिए। पंप में तेल का दबाव बदलता है। 78 का देखते हैं क्या है। 150 से 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। 150 से 200 है। दबाव की सीमा इतनी है। कौन सा पंप हाइड्रोलिक सिस्टम में उपयोग किया जाता है? कौन सा पंप? गियर पंप, वेन पंप, रेडियल पंप, इनमें से सभी। हाइड्रोलिक सिस्टम में गियर पंप, वेन पंप, रेडियल पंप। 79 का क्या है? डी, इनमें से सभी। ये हाइड्रोलिक सिस्टम में सभी पंप यूज़ होते हैं। गियर पंप भी होता है, वेन पंप भी, रेडियल पंप भी। मीथेन गैस दहन में वायु ईंधन अनुपात भार से। मीथेन गैस ईंधन में वायु ईंधन अनुपात भार से है। ये भी देखना पड़ेगा। वायु निर्माण के अनुभव पर कौन कौन सा ऑप्शन दिया है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो पूरा करने के बाद इतना आ जाएगा 17.23। 17.3 आंसर है इसका। एक टेलीग्राम चैनल बनाकर उस पर डाल दूंगा मैं। ये सब एक पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब एक टेलीग्राम चैनल बनाकर उस पर डाल दूंगा। एक आईडी बना देंगे टेलीग्राम के नाम से, टेलीग्राम पर। अपने पास संसाधनों की कमी है, इसलिए क्वालिटी, वॉइस की प्रॉब्लम और वीडियो की क्वालिटी चीज़ों में देखने बहुत दिक्कत आती होगी आप लोगों को भी। हल्के ड्राफ्ट में कम कारक असर डालते हैं। हल्के ड्राफ्ट में कारक असर डालते हैं। हल्के ड्राफ्ट में हल को खींचने में हल्का आकार, हल्की जुताई, मृदा की दशा, उपरोक्त सभी। यह आसान क्वेश्चन था। हल्का आकार हो गया, हल्की गहराई हो, वो जुताई की गहराई होगी, मिट्टी की दशा हो गई, और भी बहुत से कारक हैं। जुताई करते समय गहराई का सामंजस्य किससे होगा? जुताई करते समय गहराई का सामंजस्य किससे होगा? गहराई का तो वर्टिकल सेक्शन से होगा। चौड़ाई का, अगर चौड़ाई की बात करी जाए तो क्षैतिज से होगा चौड़ाई का।
कोल्टर जो है घास फूस निकालने को आगे जो आता है उसका काम करता है। वर्टिकल सेक्शन लैंड साइड और मिट्टी का बीच का जो क्लियरेंस होता है उसे वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल सेक्शन यह हल्के को एक नीचे चौड़ाई में मिट्टी काटने फरो की मदद से करता है, न कि गहराई से। कोल्टर मुठ एक शॉर्ट वीडियो लेकर मैं डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। हल्का ड्राफ्ट किससे कम किया जाता है? कूड का क्रॉस सेक्शन कम करेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। कूड का क्रॉस सेक्शन बढ़ा के ये गलत हो गया, कम किया जा रहा है ना। जितना चौड़ाई कर दें बढ़ा देंगे उसकी क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा कर देंगे उतना ही ड्राफ्ट बढ़ जाएगा। गहराई बढ़ाएंगे तो ड्राफ्ट बढ़ जाएगा। अगर उसकी चौड़ाई कम कर देंगे तो ड्राफ्ट कम हो जाएगा। परिचालन की चाल तेज करके ये भी नहीं है, यही है इसका आंसर। अनाज के लिए सबसे उपयुक्त ड्रायर। अनाज के लिए सबसे उपयुक्त ड्रायर ट्रे ड्रायर, रोटरी ड्रायर, ड्रम ड्रायर, सुरंग ड्रायर। अनाज के लिए तो रोटरी, चलो आंसर ही देख लेते हैं, बी। हाँ रोटरी लग रहा था मुझे, फिर भी डाउट था थोड़ा। अनाज के लिए सबसे उपयुक्त ड्रायर रोटरी ड्रायर ही है। रोटरी ड्रायर समान रूप से सुखाना। रोटरी ड्रायर में एक घूमता हुआ बेलनाकार ड्रम होता है। जब यह घूमता है तो अनाज लगातार ऊपर से नीचे गिरता है और गर्म हवा के संपर्क में आता है, जिससे दाने चारों तरफ से समान रूप से सूखते हैं। यह है बड़ी मात्रा के लिए उपयुक्त। खेत और औद्योगिक स्तर पर अनाज की भारी मात्रा को कम समय में सुखाने के लिए यह मशीन बहुत कुशल है। कंटिन्यूस प्रोसीजर, इसमें अनाज को एक तरफ से डाला जाता है और दूसरी तरफ से अनाज लगातार सूखता रहता है, निकालते रहते हैं उसे, जिससे काम रुकता नहीं है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया का उपयोग निम्न में से किसकी वृद्धि के लिए किया जाता? तनुता, सुगंध, सांद्रण या स्वाद? रिवर्स ऑस्मोसिस कंसंट्रेशन, सांद्रण। चलो एक बार देख लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाहरी दबाव का उपयोग करके घोल सॉल्यूशन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल के माध्यम से गुजारा जाता है। सांद्रण में उपयोग, हालांकि आरओ का सबसे आम उपयोग जल संवर्धन वाटर प्यूरिफिकेशन में अशुद्धियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन औद्योगिक स्तर पर जैसे डेयरी या जूस उद्योग में इसका उपयोग किसी तरल पदार्थ से पानी निकालकर उसे गाढ़ा करने और उस कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए किया जाता है। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? 5 क्विंटल धान में 22% नमी प्रतिशत इतना हो गया। इतना नमी प्रतिशत उसके क्या आधार पर? निष्कासित पानी की मात्रा। 5 क्विंटल धान है, 22% मॉइस्चर है और 16% नमी शुष्क आधार पर। निष्कासित पानी की मात्रा इसका चलो ये देख लेते हैं। 500 हो गया ये शुष्क के आधार पर,
मॉइस्चर कंटेंट घटा दिया, ये 88/100। और ये नमी के उस पर लेंगे तो दोनों चीज़ ऐड हो जाएगी। वो ऐड होने के बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल वेट, ये आ जाएगा ड्राई मैटर, इतना ये आ गया। सुखाने के बाद सूक्ष्म पदार्थ का 390 किलोग्राम और कुल भार इतना हो गया। इजी क्वेश्चन है। पहले से ड्राई के कंपैरिजन में निकाल लो, फिर मॉइस्चर के कंपैरिजन में निकाल लो। भैया आज तो बंद है भैया हैं। लगभग 1 घंटा सा हो गया। वाटर रिमूव्ड, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट। इनिशियल वेट था तो फाइनल वेट ये हो गया, जो बचा मॉइस्चर निकल गया। अंगूर के भंडारण तो अभिष्ट तापमान, अंगूर के लिए तापमान कितना चाहिए, कितना -1 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो मैं ऑप्शन बता देता, सही आंसर बताता चला जाऊँगा, जल्दी ख़त्म करते हैं। संशोधित वातावरण में आंतरिक वायु का विन्यास को बदलते हैं, ऑक्सीजन कम करके नाइट्रोजन जोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाकर, उपरोक्त सभी। डी सभी है इसका, ऑक्सीजन कम करके नाइट्रोजन जोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाकर। लुइसियाना राज्य विश्वविद्यालय द्वारा विकसित अनाज सुखाने वाला यंत्र किस प्रकार का होता है, निरंतर प्रकार का होता है। खरीदते समय अनाज की नमी किस विधि से मापी जाती है, ओवन विधि नहीं, ओवन विधि एक प्रयोगशाला में मॉइस्चर कंटेंट याद करते हैं। निर्वात ओवन विधि अवरक्त विधि है, यही है इसका, यही है हैंड टू हैंड आंसर रिजल्ट देने वाली। इंफ्रारेड मेथड, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मडाई थ्रेश धान को फर्श पर धूप में डैश नमी की मात्रा तक सुखाया जाता है। मडाई या धान को फर्श पर धूप में 12 से 13 या 13 से 14, ये बी होना चाहिए। ये हो गया इसका आंसर। जब नमी का स्तर 13 से 14 के बीच न आ जाए, अनाज को लंबे समय के लिए, तक के लिए तो 13 से 14% मॉइस्चर चाहिए इसमें। और मिलिंग कुटाई के लिए 14% नमी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। 14% नमी को सबसे उपयुक्त माना जाता है, से दाने टूटते नहीं और चावल की गुणवत्ता बनी रहती है। ये पेपर में आने वाले पॉइंट है। बीज के लिए यदि धान को बीज के रूप में रखना है तो नमी का स्तर और भी कम, लगभग 10 से 12% रखा जाता है बीज के लिए। यदि धान को बीज के रूप में रखना है तो नमी का स्तर 10 से 12% रखा जाता है। और क्या बचा इसमें, हाँ एक ये है, भंडारण के लिए धान की कटाई के समय उसमें नमी की मात्रा लगभग कटाई के समय 20 से 25% होती है। ये कटाई के समय की बात हो गई, 20 से %। चलो ये हो गए इसके पॉइंट।
भंडारण के लिए 20 से 25 और लंबे समय 13 से 14। मिलिंग के लिए 14% नमी को सबसे उपयुक्त माना गया। बीज के लिए 10 से 12। चक्रवाती पृथक कारक द्वारा पृथक्करण किया जाता है। सेपरेटर की बात कर रहा है। चक्रवाती पृथक्करण तेल से तरल कणों को, ठोस पदार्थ से सूक्ष्म कणों को, ठोस पदार्थ से सूक्ष्म कणों को, तरल पदार्थ से ठोस कणों को, गैस से तरल कणों को, तरल पदार्थ से ठोस कणों को। 93 का देखते हैं क्या है। ए, बी, सबसे सटीक डी। उपरोक्त सभी गैस से तरल कणों को, ठोस पदार्थ से सूक्ष्म कणों को, तरल पदार्थ से ठोस कणों को। ये एयर प्यूरिफायर के टाइप का है। ये सिस्लोनिक सेपरेशन, यह एक ऐसी विधि बिना फिल्टर है। ये गेहूं के एंगल ऑफ रिपोज का रेंज होता है। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन पेपर में। और ये जो है 23 से 24 के आसपास होता है इसका जो रिपोज कोण होता है। अब इसमें 24 से 26 भी दिया है और 20 से 24 भी दिया है और 23-24। तो 20 से 24 जाना सही रहेगा, 24 से 26। मेरे हिसाब से 24 से 26 जाना सही रहेगा। 24 से 26 ये है सही आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 23 से 28 के बीच माना जाता है। गेहूं के लिए रिपोज कोण, गेहूं के लिए 23 से 28, 26 से ये हो गया। अनाज में नमी की मात्रा बढ़ाने के साथ यह कोण बढ़ सकता है। सूखे गेहूं के लिए यह लगभग 25 से के आसपास रहता है। क्योंकि अगर नमी आ जाएगी तो गेहूं का दाना फूल जाएगा। प्याज के भंडारण तो अभिष्ट तापमान, प्याज के भंडारण के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए भाई ये प्याज के लिए। वैसे मॉइस्चर लेके जल्दी ख़राब हो जाती है, वैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। हाइपोबेरिक भंडारण को भी कहा जाता है। हाइपोबेरिक भंडारण, हाइपो और बेरिक भंडार को भी कहा जाता है। निम्न दाब भंडारण, शीत भंडारण, सीए भंडारण। 98 का देख लेते हैं। 98 का सीए भंडारण कंट्रोल, क्या गया क्वेश्चन में देखते हैं पहले। हाइपोबेरिक भंडार को कहा जाता है। अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हाइपो का अर्थ कम और बेरिक का संबंध वायुमंडलीय दबाव से है। तो मतलब कम दबाव, कम वायुमंडलीय दबाव। निम्न दाब भंडारण ये हो गया, सी इसका सही आंसर है। निम्न दाब भंडारण होता है।
बर्फ़ 273 केल्विन के स्थिर ताप पर पिघलकर जल बन जाता है, तब उसका आयतन, जब जल बन जाएगा तो उसका आयतन घट जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ताप पर पिघलकर जल का ताप पर पिघलकर जल बन जाता है, तब उसका आयतन घट जाता है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। डेंसिटी का अगर आप कंपैरिजन कर सकते हो तो ये हो जाएगा आराम से। पानी में और बर्फ़ के बीच में डेंसिटी, क्योंकि इसमें एयर के वर्ड्स आ जाते हैं जब बर्फ़ बनती है, और जब पानी बन जाता है तो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है वो ठोस। वैसे तो वो लिक्विड है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें एयर वगैरह जो होती है वो निकल जाती है। एडियाबैटिक स्थिर प्रवाह होता है कंडेंसर में, रेडिएटर में, बॉयलर में, टरबाइन में। एडियाबैटिक स्थिर प्रवाह होता है 101 का एडियाबैटिक प्रवाह जो होता है इसमें होता है। ऋतुओं के लिए यह एक ऐसी उष्मा गति की प्रक्रिया जिसमें निकास सिस्टम और उसके परिवेश सराउंडिंग के बीच उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ऑप्शन क्या दिया? टरबाइन में, कंडेंसर में, बॉयलर में, रेडिएटर में। एडियाबैटिक स्थिर प्रवाह होता है। टरबाइन में होता है। टरबाइन को एक स्थिर प्रवाह वाली मशीन, स्टेडी फ्लो मशीन माना जाता है। आदर्श स्थिति में टरबाइन के माध्यम से होने वाले विस्तार या एक्सपेंशन को बहुत तेज माना जाता है, जिससे परिवेश के साथ ऊष्मा विनिमय के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। इसलिए टरबाइन में होने वाले प्रवाह को एडियाबैटिक माना जाता है। रेडिएटर, यह ऊष्मा विनिमायक हीट एक्सचेंजर है। इसका मुख्य कार्य ही ऊष्मा को बाहर निकालना होता है, इसलिए यह एडियाबैटिक नहीं हो सकते। किसी पदार्थ की कुल ऊष्मा डैश भी कहलाती है। किसी पदार्थ की कुल ऊष्मा डैश भी कहलाती है। आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, तापीय दक्षता, तापीय धारिता, इंथाल्पी। इंथाल्पी तापीय धारिता ही बोलते हैं जहाँ तक है। 102 का देखते हैं। इंथाल्पी कहा जाता है कुल ऊष्मा सा। इसका सही आंसर इंथाल्पी तापीय धारिता। ऑटो चक्र संदर्भित है। स्थिर आयतन चक्र, स्थिर दाब चक्र। ऑटो चक्र, स्थिर आयतन, स्थिर दाब। स्थिर आयतन चक्र, ऑटो चक्र स्थिर आयतन चक्र है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आने लायक क्वेश्चन। उपयोग यह है, चक्र मुख्य रूप से पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। आज सबको आगे बढ़ते हैं।
ऑटो साइकिल की मानक वायु दक्षता ईटा निम्न सूत्र से प्रदर्शित की जाती है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं पेपरों में, बताना कौन सा उठा के देते हैं। अब ये है इसका सूत्र, ईटा इजकल टू 1 - 1 अपन गामा -1, गामा पे आर पे पावर गामा -1